हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सभी एग्जाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। और लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि दूसरों के लिए ये वीडियो कितना रेलिवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, किशोरावस्था से स्टार्ट होकर के अंत तक, या बाल्यावस्था के अंत तक, या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या किशोरावस्था के अंत तक होता है। कब तक होता है मानव जाति में विकास, या जीवन पर्यंत? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, जीवन पर्यंत। आप सभी को पता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर के मृत्यु तक चलती रहती है। माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर के ये जीवन पर्यंत चलने वाली मृत्यु तक ये प्रक्रिया होती है। और इस विकास की अवस्था में आपके अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे आपका विकास यहाँ से भ्रूणावस्था से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बताया, तो भ्रूणावस्था हुआ, शैशवावस्था हुआ, बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ। तो इसमें विकास के ये विभिन्न चरण होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान, संवेगात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक, या और स्व विकास। तो कौन सा सही है? व्यापक आयाम किस विकल्प में कंप्लीट होते हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाता है। देखिए, जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं अभी मैंने आपको बताया, शैशवा, किशोरा, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं। तो इसमें बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को हम अलग अलग आयामों में बांट सकते हैं। और ऐसा आयाम जिसमें सब कुछ आ जाता है, व्यापक आयाम, उसे कहते हैं। तो जैसे शारीरिक हुआ, साथ साथ में आपका यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक, मानसिक भी हुआ, सामाजिक हुआ, संवेगात्मक हुआ, और इसमें अगर नैतिक भी जुड़ जाता है और परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, परफेक्ट है, जिसमें व्यापक आयाम सम्मिलित है। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और सभी स्टूडेंट जितने भी हैं आराम से अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ रिप्लाई करेंगे, पूरे एनर्जेटिक वे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, जिससे कि ये कंफर्म हो सके क्या पूछा जा रहा है, सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। विकास, जो विकास और वृद्धि है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या ये बात सही है कि विकास और वृद्धि एक ही है? आप बताइए, विकास और वृद्धि एक ही? पहले ही ऑप्शन में देख लीजिए। चलिए यहां पर अगला भी देख लेते। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ। जो वृद्धि है विकास का एक भाग है। फिर विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहां पर हमारा ए है, जो सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये, और व्यक्ति के व्यवहार और कार्य की गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है। जबकि जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन है। ये क्वांटिटी में परिवर्तन करती है, क्वांटिटी, मात्रा, मात्रात्मक परिवर्तन है ये, जबकि ये क्वालिटी में परिवर्तन करती है। ठीक है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन प्रकट होते हैं। आपके गुणों में, कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जबकि वृद्धि में मात्रा में परिवर्तन होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है। ठीक है, हमारा हाथ पैर बढ़ रहा है, ये मात्रात्मक वृद्धि हुई।
ये मात्रात्मक जो परिवर्तन हुआ ये वृद्धि हुई, लेकिन जो ये विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर जीवन पर्यंत विकास होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। और ये किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से नहीं है। समझ में आ रही है? तो ये अंतर होता है। और वृद्धि विकास का एक भाग होता है। विकास में हमारा ये परिवर्तन शारीरिक अगर आ रहा है ना, तो इसमें ये वृद्धि एक इसका पार्ट हो गया, लेकिन ये जीवन पर्यंत नहीं चलता। एक समय के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? सामान्य परिपक्वन से पहले, एक स्टेज आने से पहले ही आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में होता है ये, और बहुत लाभकारी है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है। कुल मिलाकर के हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी वो हो या हानिकारक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। बहुत ही बढ़िया, विकल्प हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है। आप सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित कर रहे हैं, विकल्प यहाँ पर हम डी की तरफ क्यों चलते हैं? देखिए, जो प्रशिक्षण से प्राप्त हमारी परिपक्वता है, लाभकारक है या हानिकारक? हमने ट्रेनिंग ले ली, हमारे अंदर एक लेवल आ गया मैच्योरिटी का। अच्छी तरीके से हम जो पहले यहाँ पर थे, अगर एक्स लेवल पर थे, तो यहाँ पर हम एक्स प्लस लेवल पर आ गए ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये लाभकारक है या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आप विधि का प्रयोग करेंगे, उसी तरीके से हमें जो लक्ष्य होगा वो मिलेगा। कहा भी जाता है, जैसे आप साधन यानी कि विधि से ही साध्य का निर्धारण किया जाता है। विधि से ही साध्य या लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। आप जो विधि अपनाएंगे, अब आप पढ़ रहे हैं, आपका एम है कि हमें एक सीट पक्की करनी है। एक सीट आपको पक्की करनी है, आपकी एक सीट तभी पक्की होगी जिस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ने की स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है तब तो आपको एक सीट मिलेगी, नहीं बढ़िया है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के जो आकार में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखिए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, इसकी वजह से बालक के शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। जबकि संवेगात्मक विकास या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिकता से उसके मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए, मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है किससे? ये किसकी विशेषताएं हैं? शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक या सांस्कृतिक? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, संवेगात्मक। व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, ये सभी संवेगात्मक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। संवेग व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। संवेग, जो मन में चलने वाले जो वेग होते हैं, वो होता है संवेग। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मन में चलती हैं सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान है वो कौन सा है? संज्ञानात्मक, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, ज्ञान से रिलेटेड। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बनाती हैं, जहां पर एक तरीके से आप सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, जो सूचनाएं हम भरते हैं दिमाग में, ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक। सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, अंदर उसका रूपांतरण होता है, फिर उसका विस्तारण किया जाता है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में कौन सी शक्ति बढ़ेगी? शारीरिक,
मानसिक परिश्रम करने की भावना जागृत होगी या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ऑप्शन डी सही हो जाता है हमारा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। थॉर्नडाइक का एक अधिगम सिद्धांत है, वो कहता है कि स्वयं करने से उद्दीपक और अनुक्रिया, जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। उद्दीपक बाहर जो वातावरण में हमें मिल रहा है वो उद्दीपक होता है, अनुक्रिया और इस जो बाह्य वातावरण में हमें मिला उसके अनुरूप जो हम क्रिया करते हैं वो होता है अनुक्रिया। स्टिमुलस होता है उद्दीपक और अनुक्रिया रिस्पॉन्स। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, एक हम बार बार यही आपसे बताते हैं कि हाथ है, हमने यहाँ पर पिन चुभो दिया तो हम क्या करेंगे, हाथ को हटा लेते हैं। हाथ का हटाना अनुक्रिया हो गया, पिन का चुभोना क्या हो जाता है, उद्दीपक हो जाता है। तो हमें वातावरण में क्या मिला, यहाँ पर पिन चुभोई गई और हमने हाथ को हटा लिया, ये अनुक्रिया हो गई। स्टिमुलस कैसा दिया गया, पिन को चुभोया गया। हाथ जैसे बच्चा है अनजान होता है लेकिन जब आग से जल जाता है तो तुरंत हटा लेता है, तो अनुक्रिया और उद्दीपक यहाँ पर क्लियर हो गया। हाथ का हटाना अनुक्रिया हो गया, हाथ जो जल रहा है आग से वो हो जाता है आग, वहाँ पर उद्दीपक हो जाता है। तो कहने का मतलब जब थॉर्नडाइक का अधिगम संबंधी नियम कहता है कि कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाएगा। बालक हाथ जलाएगा तो सीख जाएगा कि यहाँ करने से हाथ जल जाता है, और स्वयं करने में एक तरीके से आत्मनिर्भरता आ जाती है। तो बच्चा ये जान जाएगा यहाँ पे हाथ जल जाता है तो हाथ हटा लेगा, स्वयं करेगा तभी सीखेगा। नहीं आप बार बार कहते हो वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, हाथ जल जाएगा, आग लग जाएगी, हाथ जल जाएगा, तकलीफ होगी, ऐसा होगा, नहीं मानेगा जब तक उसका हाथ जल नहीं जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर हम कहें कि सभी का अध्ययन किया जाता है। तो वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है, सभी का अध्ययन होता है। बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है उनको हम बाल विकास कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का ये अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ में वातावरण का बाल विकास पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसका भी अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। जब तक हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन नहीं करेंगे फिर हम ये नहीं जान पाएंगे किस बच्चे को कौन सी शिक्षा दी जाए, और साथ ही साथ उसके ऊपर कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाए, या फिर किस तरीके से उसे रेमेडियल टीचिंग दी जाए, या फिर रेमेडियल तरीके से उसे कैसे टीच किया जाए। तो कहने का मतलब हर बच्चे के बारे में हमें जानकारी रखना ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पूरे हम कहते हैं शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। एक बाल केंद्रित और दूसरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट, ये किसका सिद्धांत है कि जीवित वही रहेगा जो सर्वोच्च होता है, सर्वोत्तम होता है, अच्छा होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। विकास जो क्रम से मतलब जो आनुवांशिक लक्षण है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक मतलब इस तरीके से जाना, एक यही आप कह सकते हैं कि विकास है। और इसी सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप पाते हैं। कहने का मतलब प्रकृति में अगर आप जिंदा रहने की आपकी क्षमता, यानी कि आप प्रकृति में एडवर्स कंडीशन से भी फाइट करके जीवित रह जाते हैं, तो वही व्यक्ति या वही जीव प्रकृति में जीवित रह सकता है, वही सर्वोत्तम होता है, उसे ही जीने का अधिकार होता है। प्रकृति में स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद जो जीव जीवित रह जाता है वही सर्वोत्तम कहलाता है। तो यही जो सिद्धांत है सर्वोत्तम का, यही सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, और चार्ल्स डार्विन यही है कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ये क्रमिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन मतलब जिसके अंदर अच्छे तरीके से इस परिवर्तन को झेलने की क्षमता हो जाती है, जिसके अंदर ऐसा आनुवांशिक लक्षण है, तो वही जीवित रह पाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन सा है? चलिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है।
ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं, बिल्कुल गलत है, अंतर संबंधित होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है और विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए ये सिद्धांत है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये सभी विकास के सिद्धांत नहीं है, लेकिन सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये सिद्धांत है विकास का। सभी का विकास दर कैसे समान होगा? अगर सभी का विकास दर समान होता तो सभी तो एक ही तरीके के होते हैं, एक ही लेवल के होते हैं, एक सभी में एक तरीके की मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक बुद्धि होती। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का एक आप कह सकते हैं कि निर्माण होता है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता भी एक फैक्टर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक इंसान अलग अलग होता है। तो यही कारण है कि ये विकास जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है, एक समान नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। एक समान हो तो फिर तो अलग होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो उससे अलग है, वो बच्चा उससे अलग, वो उससे अलग है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी तो होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकास का शिरापादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी कि आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर देते हैं। शिरापादाभिमुख का मतलब होता है मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन हम बताते हैं। ऑप्शन सही हो जाता है सी, सिर से पैर की ओर इसमें विकास होता है। शिरापादाभिमुख यानी कि मस्तकाधोमुखी दिशा सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास सिर से किधर होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है, सिर से पैर की दिशा में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि फिल इन द ब्लैंक गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। किन गुणसूत्रों का मिलान होता है तो लड़के का जन्म होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एक्स वाई। जो जैसे मतलब जब बच्चे का जन्म इस बात पर डिपेंड करता है कि एक जो मेल है, ठीक है, मेल में जो क्रोमोसोम है और फीमेल में जो क्रोमोसोम है, तो मेल और फीमेल, मेल में क्रोमोसोम जो होता है एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई। और जो लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे जो ऑटोसोम्स होते हैं यानी कि जो शारीरिक गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में, आपको बता दें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हुए, ठीक है, वो सभी सेम होते हैं, यानी कि एकदम सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा यानी कि पूरे, अगर हम आपसे कहें कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं तो आप कहेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 46 में अगर हम जोड़ा बनाएंगे 23 जोड़ा बनता है। तो 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये अलग होता है। सेक्स क्रोमोसोम अगर हम यहाँ पर मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं तो मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ये जब मैच करता है तो एक्स, देखिए एक्स एक्स ही बनेगा, और ये इससे मैच करता है तो एक्स वाई बनेगा, फिर ये एक्स वाई बनेगा और ये एक्स वाई बनेगा, एक्स, ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब ये फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है हमेशा एक्स ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आगे की जनरेशन में लड़का पैदा हो रहा है या लड़की, ये इसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड हमेशा ये सेम ही रहने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा क्रोमोसोम इसके किस क्रोमोसोम से मैच करता है। तो कहने का मतलब है जब एक्स वाई क्रोमोसोम इसका एक्स, जब इसका मेल का वाई क्रोमोसोम इसके एक्स से मिलता है तो एक्स वाई बनता है, यानी कि जो आगे की प्रोजेनी है, जो हमारी जनरेशन है, उसमें लड़का पैदा होगा। तो कहने का मतलब एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैसेज भी ये देते हैं, कभी कभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं फ्यूचर में अगर वो कभी मैरिड लाइफ जी रहे हैं या फिर उनके परिवार हैं, तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार लड़की कभी नहीं होती है। ये साइंटिफिक रीज़न है कि इसके लिए जो क्रोमोसोम होते हैं, इसके लिए पूरी तरीके से जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं वो पूरे मेल के जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब जो ये कह दिया जाता है 3-3 बच्चियां हो गई हैं, इनको छोड़ करके दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसी कोई संरचना नहीं भगवान की बनी है जो ये प्रूव कर सके कि मतलब हाँ ठीक है, इसको छोड़ देने से अगली आने वाली लड़की उसको बच्चा ही पैदा होगा। कहने का मतलब एक मेच्योर अगर आप इंसान बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, उसके पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। आप जब सीख क्लियर रहेंगे तभी आगे बच्चों को सीख दे पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सबकी रिस्पेक्ट करिए और ये गॉड गिफ्टेड सारी चीज़ें होती है उसे मानिए, और लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है कौन सी है? आनुवंशिकी के द्वारा निर्धारित जो विकास की प्रक्रिया है जो जेनेटिक तरीके से चलती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास काफी सीमा तक उसके आनुवंशिकी पर निर्भर करता है, जो उसका जीन होता है उसके जेनेटिक मतलब बनावट पर डिपेंड करता है। अब एकदम से कह सकते हैं कि वातावरणीय दशाएं यानी कि पालन पोषण भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जेनेटिक के साथ साथ एनवायरमेंट का भी असर पड़ता है। ठीक है, फिर भी पालन पोषण व्यक्ति में उपस्थित जो मतलब जीन्स है उसको नहीं बदल सकता, इसलिए आनुवंशिकी द्वारा परिपक्वता का निर्धारण होता है। जब मेच्योरिटी होती है आपका जेनेटिक जीन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, आंखों का जो रंग होता है ये आनुवंशिकता संबंधी ये कारक है। आनुवंशिकता की संरचनात्मक विशेषता के अंतर्गत वे विशेषक आते हैं जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना से, जैसे शरीर और अंगों की मापन आकृति, बालों का रंग कैसा होता है, बालों की आकृति, बालों का जो विन्यास होता है, नेत्रों का रंग कैसा होता है, त्वचा का रंग और दशा, दांत के जो इनेमल हैं, टेंटिन है, इन सभी के जो संरचनात्मक लक्षण होते हैं ये सभी विशेषताएं आनुवंशिकता से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर आंखों का जो रंग है ये आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर विद्यालय एवं मीडिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, या परिवार या मीडिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय और मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण है। जबकि यहाँ पर अगर हम परिवार बात करते हैं, परिवार के जो निकटतम सदस्य होते हैं, पास पड़ोस होते हैं, सहचर समूह, ये सभी सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी होती है। प्रथम एजेंसी कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना पूछा जाए द्वितीयक तो प्राथमिक पूछा जाएगा। तो प्राथमिक परिवार होते हैं, परिवार के जो निकटतम सदस्य होते हैं, पास पड़ोस होते हैं, हमारे साथ के जो साथी समूह होते हैं, ये सभी सामाजिकरण की प्रथम एजेंसियां हैं। ये सभी मिलकर के यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं मिलकर के बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भी जितने क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए सभी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक, यहां पर प्राक होगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और पियाजे से रिलेटेड आपका यहाँ पर पूछा जाएगा जो उनके डिफरेंट जो उन्होंने कैटेगराइज किया है, जन्म की जो अवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है। तो पियाजे के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो पहली अवस्था यहाँ पर हो जाती है संवेदी गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। और दूसरी हो जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलती है। और अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग यहाँ पर बच्चों में विकास होते हैं। और फिर चौथी हमारी आती है अवस्था पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहाँ पर आई? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है। 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन आपका कौन सा है? बहुत बढ़िया, ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से किस अवस्था में सोच सकता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, मूर्त संक्रिया
मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे की बौद्धिक क्षमता की जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलती है, इसमें बच्चे किसी घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और सोच सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर अवस्था से रिलेटेड डायरेक्ट ना पूछा जाए कौन सी अवस्था किस एज मतलब किस एज ग्रुप में पड़ती है, कब से कब तक पड़ती है, ये ना पूछा जाए तो डिटेल में यहाँ से पूछा जा सकता है, उस अवस्था के लक्षण से पूछा जा सकता है। तो अवस्था का लक्षण ही देकर के पूछ लिया गया। अच्छा, ये बच्चों में होता है, जैसे हमने बता दिया यहाँ पर जो संवेगात्मक गामक अवस्था है वो जो 2 से लेकर के 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है, इसमें ये होता है, बच्चा ये कर लेता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे एक अवस्था कब से कब तक चलती रहती है, क्योंकि थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो अब उसका जो लक्षण होगा वहां से क्वेश्चन, अच्छा ऐसा हो रहा तो ये बच्चा किस अवस्था में है, तो ऐसे पूछ लेंगे। या ये ना पूछ कर किस अवस्था में, फिर ये पूछेंगे ये किस अवस्था का गुण है, ये ना पूछ करके ये पूछेंगे अच्छा ये जो गुण हो रहा है बच्चे में किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक होता है। तो आपको तुरंत कैच कर लेना चाहिए कि हाँ अच्छा इस अवस्था में ये लक्षण हो तो ये अवस्था कितने साल से कितने साल तक के बीच है, फटाक से आप रिप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। हाथों से सोचते हैं, ठीक है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा बढ़ा करके रखिए। और जब आप लोगों की रिप्लाई अच्छी आती है ना तो मेरे अंदर भी एक अच्छा मतलब एक अच्छी सी एनर्जी मेरे अंदर भी आ जाती है कि ठीक है बच्चे हमारे लाइन पे चल रहे हैं और जितनी चीजें हम पढ़ाते चल रहे हैं उसे कैच करते हुए चल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, इनफैक्ट आप आगे ही चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सभी जानते हैं जब बच्चे आगे बढ़ते हैं या फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर और पेरेंट्स से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये खुशी मुझे भी फील होती है, आप लोग फील करवाते हैं, मुझे हमेशा स्पेशली फील होता रहता है आप लोगों के थ्रू। तो मुझे स्पेशल फीलिंग के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग बहुत काफ़ी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग फील करवाते हैं मुझे हमेशा हर पल। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे की जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, मैंने बताया आपको, जिसमें वह नाक, आंख, कान इनका प्रयोग करके ये सोचता है। इंद्रिय गामक, इंद्रियों का प्रयोग करके, बहुत ही आसान सी चीज है। आंख कान नाक ये सारी क्या है, इंद्रियां हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम जरूर देंगे। चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई, जल्दी जल्दी से। आप लोग का कमेंट भी हम चेक कर रहे हैं, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। पियाजे का जो सिद्धांत है मैंने आपको डिटेल वीडियो बना दिया है, चैनल पर अपलोड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स भी उसमें ऐड कर दिया है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। अनुकूलन जो होता है समायोजन में सहायता पहुंचाता है कि इसमें आत्मसात और समंजन नामक 2 प्रक्रम शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुकूलन में आत्मसातन और समंजन नामक 2 प्रक्रम इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट है, नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक पहले होगा तो फिर होगा फिल इन द ब्लैंक, पश्चिम पारंपरिक या औपचारिक पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक नैतिक विकास चरण में। नैतिक विकास का जो चरण है इसे कैटेगराइज किया गया, तो इसमें कौन सा भरेंगे कि किस चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। ऑप्शन ए
अच्छा, नैतिक विकास का जो चरण दिया गया किसके द्वारा दिया गया? नैतिक विकास को जो सिद्धांत दिया गया सबसे पहले तो ये बताइए किसके द्वारा दिया गया? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चा पश्चिम पारंपरिक या हम इसे उत्तर पारंपरिक नैतिक विकास का चरण भी कहेंगे। तो इसमें माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है ये। इस चरण में बच्चा उचित अनुचित का निर्णय जो उसके खुद के निर्धारित नैतिक सिद्धांत है इसके आधार पर करता है। जो तार्किक रूप से वो उनकी जो बातें हैं उसको काट सकता है। तार्किकता होती है उसमें, सार्वभौमिकता होती है और एकरूपता होती है उसमें। तो ये पश्चिम पारंपरिक अवस्था है नैतिक विकास चरण में। ये माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है, उनकी बातों को काट सकता है और उचित अनुचित का निर्णय वो अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लेता है, जिसमें कि मतलब लॉजिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसे मार्क करिए। जहां जहां पर जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसे हम आपको बार बार बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले आपको ये वर्ड मेरा सुन सुन के कान पक गया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो हमें कहना पड़ता है। आपको अलर्ट करते हैं कि भाई ये जरूर ध्यान रख लेना, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों ने देखा है वो ठीक है नॉर्मल हो जाता है तो आप आसानी से वहाँ कर लेते हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है, टिपिकल थोड़ा सा है, तो आपको जरूर बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, वाइगोत्स्की का है। भाषा के विकास में जो आंतरिक भाषण है, आंतरिक भाषण इनर स्पीच की बात होती है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की के द्वारा स्टार्ट किया गया। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का यूज करता है। उनका मत है कि कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बालक में बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। ठीक है, बाहरी दुनिया से बात करने के लिए भाषा को सीखना आवश्यक है। बालक जैसे ही भाषा सीखता है वो भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है। सभी बालक अपने अंदर एक सेल्फ टॉक करने की आदत होती है ना। जैसे हम किसी से बात करने से पहले, जैसे कभी एक एग्जांपल के तौर पे, जब आप कभी स्कूल में कॉलेज में स्पीच देने जाते हैं या फिर स्टेज पे खड़े होने जाते हैं तो उससे पहले आप सेल्फ टॉक करते हैं। या फिर एक एग्जांपल, आप किसी से भी मिलने जाते हैं, जैसे कोई स्पेशल पर्सन होता है तो बहुत ये होता है कि अच्छा मैं किस तरीके से बात करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे क्या करूँगा, मतलब कुछ इस तरीके से सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये होता है इनर स्पीच। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की बात यहां पर की जा रही है, पूछा जा रहा है कि है क्या प्रगतिशील शिक्षा क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है। इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रक्रिया का परिणाम है। जो पारंपरिक शिक्षा है उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रतिक्रिया, देखिए इसमें क्या होता है, इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि इसमें क्रिया आधारित अधिगम होता है। जो भी अधिगम यानी कि लर्निंग की प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ऐसे मतलब रटन टाइप में ना सीखिए, इसे करके सीखिए। प्रैक्टिकली आप कुछ करिए फिर सीखिए। तो शिक्षा की इस प्रकार में बालक स्वयं क्रियाशील होकर के स्वयं अनुभव द्वारा सीखने का प्रयास करता है। जब आप करेंगे आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रह जाती हैं। बात समझ में आ रही है? वैसे आपको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप एक बार ठोकर खाते हैं या फिर कुछ सीख लेते हैं तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें आसानी से। नहीं तो लगता है हाँ ठीक है ऐसे होता है, लेकिन जब वो सच में लगता है या फिर समझ में आ जाती है तो समझ में चीज़ें आ जाती है जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन हाँ सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखें ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बच्चे तो सीखेंगे ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना संदर्भ में बनाई जाती है। यहाँ तो कुछ फिल इन द ब्लैंक होगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना फिल इन द ब्लैंक के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में? विशेष शिक्षा कार्यक्रम
या बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम? वेरी गुड, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जब भी हुआ बाल केंद्रीय शिक्षा। हम ये ऑप्शन छोड़ कैसे सकते हैं, बाल केंद्रित जब भी आ गया, चाइल्ड सेंटर्ड कुछ भी, तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक, ये माना जाता है कि प्रत्येक बालक, बाल केंद्रित मतलब प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है। बस यही कॉन्सेप्ट पूरा आप मनोविज्ञान में लगा डालिए, आपको मनोविज्ञान पूरा समझ में आ जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रख करके संचालित की जाती हैं, सभी चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो पाठचर्या की रूपरेखा में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, आपको बताना है, ध्यान से देखिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठचर्या की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? सूचीबद्ध में देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, या नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाता है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो इसमें शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात कही गई है। तो ये तो नहीं किया गया, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया, नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती, वो आइडियल रूप में प्रस्तुत की जाती है। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है। तो शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, शामिल किया जाए, ऐसा नहीं कि ये अलग विषय के रूप में ही शांति शिक्षा कर दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी तो कहा गया कि बोझ ज़्यादा ना बढ़े, भार कम हो और बच्चे प्रैक्टिकली सीखें। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तालमेल बैठाने वाले की होती है, या संप्रेषक और व्याख्याता की होती है, या सुगमकर्ता की होती है, निर्देशक की? तो विकल्प सी सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुगमकर्ता। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और एक कॉन्सेप्ट का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए। उसे ऐसे शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करनी चाहिए जिससे कि छात्र स्वयं अपने क्रियाकलापों को सीख सकें, ये काम को आसान बनाए, उनके सुगमकर्ता की तरह रहे। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको काम करने में आसानी हो, ऐसा काम करना चाहिए। शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में रहना चाहिए, मतलब सुगमकर्ता के रूप में खुद को प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के साथ, जिससे बच्चे खुद करके सीख सकें, उनके काम को बस आसान बनाया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के हमारे सीडीपी का क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे एक बार सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है। ऑप्शन सही हो जाता है डी, जीवन पर्यंत। ऑप्शन डी सही हो जाता है, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? जो विकास का व्यापक आयाम है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। मैंने आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन बता दिए, समझा दिए। परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, विकास से है। अगला, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन ए, प्रथम। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाता है, बाल्यावस्था। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु, ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, किशोर का अनुभव, किशोर फिल इन द ब्लैंक किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाता है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है?
ऑप्शन डी सही हो जाता है, लिखना। नेक्स्ट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन ए, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है किससे? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं, ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान ऑप्शन डी सही हो जाता है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन डी। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आत्मनिर्भरता पैदा होगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, सभी है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत है, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, विकल्प सी सही हो जाता है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन है, विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा, सिर से पैर की ओर ही इसमें विकास होता है। क्वेश्चन है, यदि फिल इन द ब्लैंक गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, ऑप्शन बी एक्स वाई। क्वेश्चन है, मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, ऑप्शन बी परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन सी आंखों का रंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 2 से 7 साल, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन एक, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन आपको बताना है कौन सा है? ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एक बच्चा 1 वर्ष तक के शिशु जब कान आंख हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इंद्रियजनिक अवस्था होती है। क्वेश्चन अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से। क्वेश्चन है, नैतिक विकास फिल इन द ब्लैंक है, फिर उसके बाद है, नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, पश्च पारंपरिक अवस्था में। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार। प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें जो हम कार्य आधारित अधिगम होता है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई, पाठचर्या की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन सी सुगमकर्ता की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी सीडीपी की क्लास कंप्लीट होती है और साथ ही साथ हम लोगों ने सुपरफास्ट इसका रिवीजन भी कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर हम पिछले करंट अफेयर का भी रिवीजन करते चलेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और आप लोग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि रिवीजन की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। तो रिवीजन की क्लासेस अगर हम अलग से नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा डालेंगे। तो रिवीजन क्लास में आज का हमारा है करंट अफेयर का है, तो यहाँ पर भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सुपरफास्ट। यहाँ पर रिविजन होगा, सुपरफास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोबाइल ऐप मधु का शुभारंभ किया। यह ऐप किस हेतु शुरू किया गया? आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प आप सभी के सामने, तो चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, विद्यार्थियों को ई लर्निंग सुविधा प्रदान करने हेतु इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। मधु क्या है? यह एक ई लर्निंग मोबाइल ऐप है, ई लर्निंग मोबाइल ऐप है। और ये किसने शुरू किया? मधु
ऐप किसने शुरू किया? ओडिशा सरकार ने। किसके नाम पर ये ऐप है? ये जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, ये किसके नाम पर है? ये उत्कल गौरव कहे जाने वाले मधुसूदन दास के नाम पर है। किसके नाम पर है? मधुसूदन दास के नाम पर है, तभी ये मधु ऐप कहा जा रहा है। ऐप से क्या लाभ होगा? वीडियो देखने को मिलेगा, उससे छात्र अपने विषय को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे, ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया? जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उत्तर प्रदेश। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर आपका होगा यूपी, उत्तर प्रदेश को। किसकी ओर से दिया गया ये पुरस्कार? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? उत्तर प्रदेश को सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एक, कानपुर। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पर हुई? कानपुर में हुई है। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? विकल्प आपका यहाँ पे सही कौन सा होगा? 126वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध, विकल्प आपका सही हो जाता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ये कब पेश किया गया लोकसभा में? 9 दिसंबर 2019 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ये लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा द्वारा पारित 10 दिसंबर 2019 को हुआ और राज्यसभा के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ये कौन सा अधिनियम बनेगा? संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 बनेगा। क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेघालय, गोवा। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में? कुशीनगर जिले में। किस स्थान पर? फाजिल नगर में। नाम यहाँ पे देख लीजिए, फाजिल नगर, कुशीनगर जिले में। स्थान का नाम फाजिल नगर और जिला है कुशीनगर जिला। यहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विद्यालय स्थापित किया गया और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। फाजिल नगर कुशीनगर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस समुदाय हेतु भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो ये भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में मानव पुस्तकालय का आयोजन कहाँ किया गया? मानव पुस्तकालय का आयोजन कहाँ पर किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मैसूर में। मानव पुस्तकालय का आयोजन मैसूर, कर्नाटक में किया गया। मानव पुस्तकालय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पुस्तकों के स्थान पर सीधे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत मनुष्य से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानव पुस्तकालय के मैसूर चैप्टर के संस्थापक के पवित्रा हैं। के पवित्रा। मानव पुस्तकालय की शुरुआत कब हुई? 2000 में हुई थी। वर्ष 2000 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में वर्ष 2000 में मानव पुस्तकालय की शुरुआत हुई। वर्तमान में मानव पुस्तकालय संगठन कहाँ कहाँ पे कार्यरत है? कितने देशों में? तो 85 से अधिक देशों में ये कार्यरत है। भारत में मानव पुस्तकालय कहाँ कहाँ पे सेवारत है? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कई शहरों में है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई पर्यटन ट्रेन हिम दर्शन एक्सप्रेस किन दो राज्यों के बीच चलेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए।
तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश। हिम दर्शन एक्सप्रेस किन दो राज्यों के बीच चलेगी? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दो राज्य, अब हरियाणा के किस स्टेशन से और हिमाचल प्रदेश के किस स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी? हरियाणा के कालका से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के शिमला के बीच ये ट्रेन चलेगी। हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा भारतीय औषध कोष इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान की गई? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन या अफगानिस्तान? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान द्वारा भारतीय औषध कोष को मान्यता प्रदान की गई। मान्यता प्रदान करने वाला संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय औषध नियामक और स्वास्थ्य उत्पाद विभाग, अफगानिस्तान सरकार। अफगानिस्तान मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश में किया जाएगा? आपको बताना है यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत? तो विकल्प आपका सही हो जाता है डी, भारत। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। और आयोजन स्थल कौन सा होगा? नई दिल्ली होगा। 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2020। इसका जो विषय होगा, टॉपिक होगा, वो क्या होगा? भूविज्ञान सतत विकास हेतु एक बुनियादी विज्ञान। क्या टॉपिक होगा? फिर से आप लोग सुन लीजिए, विषय क्या होगा? भूविज्ञान सतत विकास हेतु एक बुनियादी विज्ञान। आयोजन तिथि 2 से लेकर के 8 मार्च 2020 को। क्लियर है? इसका जो उद्देश्य है, खनन, खनिज अन्वेषण, पर्यावरण प्रबंधन सहित भूविज्ञान के समस्त मुख्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु मंच उपलब्ध कराना और जल संकट, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों और धन प्रबंधन की समस्याओं से निपटने में एक दूसरे का सहयोग करना। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। 22वें कांग्रेस की मेजबानी भारत ने की थी कब? 1964 में। भारत ने 22वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की भी मेजबानी की थी कब? 1964 में। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। कितने वर्ष पर? 4 वर्ष में। अब यहाँ पे 35वें का भी जान लेते हैं। 35वें कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 2016 में। ओलंपिक ऑफ जियो साइंस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का मशहूर नाम है ओलंपिक ऑफ जियो साइंस। इसका आयोजन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना है यहाँ पे नागपुर, कानपुर, जयपुर या गोरखपुर? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, नागपुर में। नागपुर में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। किसने किया? अमित शाह ने किया। अमित शाह वर्तमान में क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के परिचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए? विकल्प आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है जल जीवन मिशन JJM के परिचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए। ये सुशासन दिवस पर यह दिशा निर्देश जारी किया गया और जारीकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन को मंजूरी कब दी गई? 13 अगस्त 2019 को। और इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से किस राज्य में अटल भूजल योजना, अटल जल प्रस्तावित नहीं है?
पूछा जा रहा है कि प्रस्तावित नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, बिहार। निम्न में से किस राज्य में अटल भूजल योजना, अटल जल प्रस्तावित नहीं है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी, बिहार। इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और शुभारंभ की तिथि क्या है? 25 दिसंबर 2019 है। ये किस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई? नाम से आपको पता चल रहा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 जयंती के अवसर पर किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? अच्छा, लाभान्वित राज्य कौन कौन से होंगे? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पूरे 78 जिले इससे लाभान्वित होंगे। लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 8,350 है। योजना की अवधि कितनी है? 5 वर्ष तक है। 2020-21 से लेकर के कब तक? 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक। क्लियर है? योजना में कुल व्यय कितना होगा? योजना में कुल व्यय 6,000 करोड़ रुपए, जिसमें 50% केंद्र सरकार द्वारा चुकाए जाने वाले विश्व बैंक ऋण के रूप में और शेष हिस्सा नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की सूची जारी की है। इनमें शीर्ष स्थान पर कौन सा पुलिस स्टेशन है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 4 ऑप्शन में से आपका विकल्प सही हो जाता है एबरडीन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जो पुलिस थाने थे, उनमें से 5 शीर्ष स्थान वाले पुलिस थाने, इनमें पहला है एबरडीन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा आपका है बालासिनोर, गुजरात। तीसरा है अजक बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। चौथा है LWPS थेनी, तमिलनाडु। फिर पांचवा है अनिनी, अरुणाचल प्रदेश। ये पांचों की लिस्ट मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 12 दिसंबर 2019 को। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की गई। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कब कब पारित हुआ? लोकसभा के द्वारा 9 दिसंबर को और राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ। विधेयक में प्रावधान क्या है? ध्यान से सुनते रहिएगा। 3 देशों, कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। और यहाँ पे और क्या प्रावधान है? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले तीनों देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। और ये प्रावधान जो है वो कहाँ पे लागू नहीं होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प आपका सही हो जाता है नागपुर, कानपुर, जयपुर, गोरखपुर। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है नागपुर। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज का नया परिसर कहां पर खुलेगा? नागपुर में। कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
NDRF अकादमी का शिलान्यास सुरादेवी गांव नागपुर में किया गया। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई। किसके द्वारा आरंभ की गई? पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की या स्किनर? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ ही मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।